गुड मॉर्निंग टू ऑल, जैन टू ऑल। चलो वेलकम। सो टुडे विल स्टडी अबाउट दी सम। देखो, आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस में लिए जरूरी है? देखो, ये यहाँ पे आपको पॉलिटी भी यहाँ पे कवर हो जाएगी, प्लस आपकी हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी, राइट। एंड आई मेक श्योर कि यहाँ से आप कुछ नहीं तो 10 क्वेश्चन अपने एग्जाम में करके जाओ, राइट। क्योंकि मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ एग्जाम से पहले, दिस इज काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू। ये आपके लिए क्या है? रिविजन। सो आई हैव बीइंग इन द एग्जाम, मेरे को पता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द हिस्ट्री एंड द पॉलिटी। चलो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम विल क्विकली बिगिन विद द पॉलिटी। सो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ एक्ट्स पढ़ने होते हैं, जैसे ये सारे एक्ट्स हैं: इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पिट्स एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट। इन सारों में पता करना है आपको, सर ये काउंसिल एक्ट कैसे रेगुलेटिंग एक्ट से डिफरेंस है, सर ये जो चार्टर एक्ट है इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कैसे आया। इन सारों में डिफरेंस आपको पता करना पड़ेगा, राइट। चलो नेक्स्ट। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे हमारे रेगुलेटिंग एक्ट को। ये किस लिए आया था? क्योंकि आपको पता है कंपनी में बहुत करप्शन हो गया था, कंपनी में बहुत करप्शन हो गया था। हमारी क्या कहते हैं, ब्रिटिश सरकार को लग रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा था कि कंपनी तो प्रॉफिट में चल रही है, पर एकदम से कंपनी क्या है, सरकार के पास कर्ज मांगने आ गई कि सरकार हमको कर्ज दे दो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है हम आपको कर्ज तो देंगे, बट आपका हमने कुछ राइट्स ले लिया। जब उनने राइट्स लिया सर कंपनी से, तो उनने फिर उस राइट्स के बदले उनने कुछ एक्ट पास करना शुरू किए। तो फर्स्ट स्टेप, इट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी करप्शन बहुत था कंपनी में, सारे फ्री ट्रेड कर रहे थे, उनको चार्टर मिल गया था, उससे क्या कर रहे थे, उसका इस्तेमाल करके वो फ्री ट्रेड कर रहे थे, जिसकी वजह से कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी रिच नहीं हो रही थी, उसके एम्प्लॉय रिच हो रहे थे, राइट। तो इसीलिए क्या किया, इसीलिए हमने रेगुलेटिंग एक्ट किया। आपको रेगुलेटिंग का पता मतलब पता लगा कि रेगुलेट करने के लिए, राइट। अभी recognize the right of the parliament to regulate the civil, military, revenue affair of the company in the territory of India, right? एक recognize the first time the political and the administrative function of the company। अभी बता दिया कि सर आपका पॉलिटिकल काम ये होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव काम ये होगा, राइट। इसके बाद क्या हुआ, ये सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, मतलब क्या, एक जगह से सब कंट्रोल होगा। सबसे पहले क्या हुआ, 1973 में एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ, द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सबसे पहले क्या बनाया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट। नेक्स्ट, इट क्रिएटेड द एग्जीक्यूटिव फॉर 4 मेंबर। एंड सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द ऑफ बंगाल। तो इट इज द वॉरेन हेस्टिंग। आपको बहुत सारी कंफ्यूजन करके दे देते हैं, कैनिंग दे देते हैं। फिर देखो, वॉरेन हेस्टिंग, सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग, आपको पता है ना, सबसे पहले ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आपको ये याद रखना है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। मैं आपको बताते चलूंगा कौन कौन सा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो आपको इस स्लाइड में ग्रीन कलर के दिखेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। एंड इसने क्या किया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, यहाँ पे क्या था, आपने फोर्ट विलियम देखा है, फोर्ट विलियम कहाँ पे, कैलकाटा में। कैलकाटा में वो किस लिए, ये कंपनी के जो भी अफेयर थे, कंपनी के जो भी केसेस थे वो यहाँ पे डील होते थे। यहाँ पे लोकल लोकल पीपल के लिए केसेस नहीं होते थे, राइट। इसमें क्या, एक चीफ जस्टिस रखा और अदर 3 जजेस रखे। नेक्स्ट, यहाँ पे अब देखो करप्शन था, तो यहाँ पे क्या कर दिया, आपको मना कर दिया कि आप अब सर्वेंट से कोई भी प्राइवेट नहीं करोगे, या ना कोई ब्राइब लोगे हमारे नेटिव से जो यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं। अब इसमें क्या किया, इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी टू रेगुलेट द डायरेक्टर। अभी इनने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी बना दिया, क्योंकि सर आपके स्ट्रेंथन करना है कंट्रोल को ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसलिए उनने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया, राइट। द गवर्नर ऑफ बंगाल मद्रास प्रेजेंट सबॉर्डिनेट। अभी क्या कर दिया कि जो आपका बॉम्बे मद्रास है इसको सबॉर्डिनेट कर दिया, किसके, बंगाल के। अभी बंगाल इनका हेड होगा, राइट। तो ये देखो रीजन मैंने लिखे यहाँ पे, किस लिए, रीजन बिहाइंड 1773 एक्ट। पहले टेरिटोरियल एक्सपेंशन, करप्शन अमंग द सर्वेंट ऑफ द कंपनी, लैक ऑफ प्रॉपर, ये सारे रीजन है। आप एक बार साइट को पॉज करके आप ये पढ़ सकते हो, हम एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं सो दैट आप आराम से रिवाइज कर लो, राइट। चलो, अब इसका क्या किया, कंपनी को लग रहा था बहुत सारे अच्छा चल रहा है, सब चीज बढ़िया चल रहा है, हमने रेगुलेट कर दिया। पर यहाँ पे हो गई दिक्कत। दिक्कत क्या हो गई, हमने एक ब्रिटिश, आपने पार्लियामेंट बना दिया, हमने सुप्रीम कोर्ट बना दिया, और हमने आपकी
ये यहाँ पे हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बना दिया। अभी क्या हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये अपना फैसला दे रहे हैं, ये अपना फैसला दे रहे हैं। तो एक जो बेचारा काम करने वाला है, सर मैं इसकी इनकी सुनूं या इनकी सुनूं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों में। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इसलिए पास किया बिट फिट्स ब्रिटिश एक्ट, राइट। इसमें क्या बोला, देखो, इट एक्सटेंड दी कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी और बी एडमिनिस्ट्रेटेड अवेयर। अभी यहाँ पे क्या बता दे, देखो यहाँ पे डिफरेंस कर दिया गया बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। मतलब आपको मैंने बता दिया कि कमर्शियल काम क्या है, आपका पॉलिटिकल काम क्या है। एंड फिर स्टैब्लिशिंग ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसमें क्या किया, इट गाइड द कंट्रोल ऑफ द वर्क ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी इसमें क्या किया, एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट और द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश पोजेशन सच एज सिविल, मिलिट्री एंड इट्स रेवेन्यू, राइट। नेक्स्ट आपका आया चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में क्या बताया, इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑन द ओवर द काउंसिल ऑल द गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी और टू फ्यूचर। अभी क्या हुआ, अभी बोल ही दिया कि जो आपका बंगाल का है वही मेन होगा, राइट। नेक्स्ट, he gave the governor general more power control over the government subordinate president, मतलब गवर्नर आपका बॉम्बे एंड मद्रास के ऊपर कर दिया। सबसे अभी ऊपर क्या होगा, बंगाल आपका सबसे ऊपर होगा। इट एक्सटेंडेड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन द इंडिया एंड अदर 20 ईयर्स। हर एक चार्टर एक्ट आपका 20-20 साल के बाद आएगा, आप देखोगे, राइट। मैंने यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर रिप्रेजेंटेशन दी है, एक बार आप इसको गो थ्रू कर सकते हो फॉर दी योर बेनिफिट। इसका ही आपको एक शॉर्ट में आपको मैंने क्रिस्प में दिया हुआ है, राइट। जैसे आपका देखो 1973 में एक्सटेंडेड द मोनोपोली, गवर्नर जनरल रिसीव मोर पावर, वीटो पावर, गवर्नर जनरल अथॉरिटी ओवर मद्रास, फिर सैलरी हमने दी, इंक्रीज दी नॉर्मल, सब ये आप चीजें मैं आपको साइड साइड में आप देखते रहिएगा, राइट। इसके बाद क्या किया, प्रोविजन में मेड टू कमांडर इन चीफ वर नॉट अ मेंबर ऑफ द गवर्नर काउंसिल एंड ही वाज अनलेस ही वाज अपॉइंटेड। सो मतलब जो हमारा कमांडर चीफ होगा, जो हमारे कमांडर इन चीफ होंगे, वो हमारे आपके जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होंगी वो उसके मेंबर नहीं होंगे जब तक उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। द एक्ट ले डाउन दी मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टाफ, कहां से अब मिलेगी उनको सैलरी, इंडियन रेवेन्यू से। मतलब इससे क्या ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी इतना पैसा कमा रही थी कि अब उनको ब्रिटिश से लेने की जरूरत नहीं थी। अब वो सारे अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो इंडिया से ही दे सकते थे, राइट। इंडियन ही से ही वो दे सकते थे, राइट। तो इंडियन से ही वो अपने रेवेन्यू सारे दे सकते हैं। अभी आता है आपका चार्टर एक्ट 1913। इसमें क्या हुआ, अभी यहाँ पे इंग्लैंड में एक फ्री ट्रेड, मतलब हम सबको सबको फ्री एक्सेस होना चाहिए, सबको फ्री एक्सेस होना चाहिए हर एक मार्केट का। तो वहां पे विद्रोह होने लगा इंग्लैंड में कि सब एक ही ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली क्यों दी हुई है, ईस्ट इंडिया मोनोपोली को क्यों दी हुई है, हमें भी ट्रेड करना है ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट उस टाइम बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड होता था। तो अभी क्या हुआ, फिर इनने क्या किया, 1933 में मोनोपोली इनकी कैंसिल कर दी, पर दो चीज इनने बना के रखी, दैट टी एंड ट्रेड विद चाइना। इन दोनों में ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकती थी और बाकियों में नहीं कर सकती, बाकी मोनोपोली कर दी। देखो यहाँ पे इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ, ये आपका पीवाईक्यू है सीडीएस में, राइट, कि कब कौन से चार्टर एक्ट में कि आपका मोनोपोली एंड कर दी थी एक्सेप्ट द टी एंड चाइना। तो वो था 1813, राइट। इसमें मोनोपोली आपकी बंद कर दी थी एक्सेप्ट द चाइना, और इसके अगले वाले एक्ट में पूरा ही कैंसिल कर देंगे। देखो नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्या बोला कि सॉवरेनिटी, मतलब अब यहाँ से अब ब्रिटिश क्राउन मेन होगा। अभी क्या, कंपनी वाज एक्सटेंडेड, फिर से 20 साल के लिए इनको एक्सटेंशन दे दिया। नेक्स्ट क्या है, अभी देखो पावर जो इनकी हमारी पावर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी वो फर्दर एक्सटेंड कर दी, राइट। एंड परमिशन ग्रांट कर दी फॉर प्रमोशन ऑफ मॉरल इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरी। उन्होंने क्या बोला कि क्रिश्चियन मिशनरी अब आएंगे हमारे इंडिया में और सबको क्या करेंगे, सबका आपको मॉरली सबको बूस्ट करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। बट क्या हुआ, इसी ये वन ऑफ द कारण बना हमारा 1857 के रिवोल्ट का, राइट। अब इसमें क्या बोला, आपने बोला कि आप अपनी रेवेन्यू जो है वो ग्रो करोगे, लोकल गवर्नमेंट सेटअप करोगे, आप क्या करोगे, हम लोग 1 लाख रुपए देंगे, किसके लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आप लोकल पंचायत लोकल गवर्नमेंट एम्पावर करोगे, ये सारी चीजें वो बोलने लगी। अभी क्या हुआ, चार्टर 33 आया, इसमें क्या बोला, इसमें ये बोला कि सर इट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये भी आपका पीवाईक्यू है, विच ऑफ द एक्ट वाज द फाइनल सेंट्रलाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके बाद सेंट्रलाइज हो गए थे, अब हम लोग
क्या बन गया था, हम लोग एक टाइप का मोनोपोली इनके ऊपर हो गई थी। देखो अब 33 में, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 33 में आपका जो चाइना और टी है वो भी एंड कर दिया था, राइट। अब नो चाइना नो टेडी, पूरी मोनोपोली खत्म हो गई, अब इनकी मोनोपोली पूरी खत्म हो गई। अब द लीगलाइज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी इन इंडिया, अभी हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच एक्ट वॉज दी, मतलब कौन से एक्ट से आपका ब्रिटिश कॉलोनी जो है वो लीगलाइज हो गई थी? इट वॉज दी एक्ट 1933। नेक्स्ट, द कंपनी इन ट्रस्ट ऑफ मेजेस्टी इन हायर्स, मतलब सबने कसम खा ली कि अब से हम मेजेस्टी के ही रूल पे चलेंगे, वही हमारी हेड होगी, वही हमारी सब होगी। अभी क्या बनाया गया, इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये आपका पीवाई क्यू है कि अभी क्या बना दिया 1833 में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। और सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन, सबसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे हमारे, बंगाल फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। एंड दी लास्ट, देखो सबसे पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल बने हमारे वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बट इनके अलावा हमने क्या इनको फिर इनको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग क्या बने थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी आ जाओ, तो यहाँ पे क्या हुआ, विलियम बैंटिक हमारे बने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। देखो विलियम हैंस्टिक हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको मैंने ऐसे स्लाइड ही डिजाइन की है कि आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। नेक्स्ट, द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द एंटायर ब्रिटिश, द गवर्नर जनरल को क्या बना कि सर वो कोई भी कानून बना सकता है किसी पूरे ब्रिटिश इंडिया पे। और बॉम्बे मद्रास अपनी सारी लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, लॉ मेकिंग पावर, उनकी सारी लॉ मेकिंग पावर खत्म हो गई, राइट। लॉ, पहले यहाँ पे देखो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी यहाँ पे रेगुलेशन कहते थे, अभी इसमें क्या बोलने लगा, अब सारे एक्ट्स आने लगे, राइट। इसके बाद सारे एक्ट्स आने लगे। देखो द अथॉरिटी टू अमेंड, अभी गवर्नर जनरल को क्या पावर मिल गई, सारे कानून आप बदल सकते हो, कोई भी कानून कैंसिल कर सकते हो, कोई भी कानून को आपको नहीं पसंद है वो आप कोई भी चेंज कर सकते हो इन द ब्रिटिश टेरिटरी इंडिया। नेक्स्ट, अभी क्या है, अभी जो गवर्नर जनरल गवर्नमेंट थी, अब उसको क्या बोलने लगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने लगे। अभी हमने क्या बोलने लगे, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने लगे कि गवर्नर जनरल गवर्नमेंट को हमने सबसे पहले यहाँ पे बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड द काउंसिल वर कॉल्ड इंडियन काउंसिल, राइट। सबसे पहले इंडियन लॉ कमीशन किसने लेके आए थे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ही हमारे मैकॉले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके मैकॉले आते हैं एज अ चेयरमैन। तो आपसे पूछ लेते हैं हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंडिया लॉ कमीशन, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैकॉले, राइट। एंड द गवर्नर जनरल जो आपके, नेक्स्ट द गवर्नर जनरल, राइट, अडॉप्टेड, यहाँ पे इनने बोला कि हम सारे आपके जो स्लेवरी है वो सारी चीजें हम अब खत्म कर देंगे। तो इसमें एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन से एक्ट से आपकी स्लेवरी खत्म हुई थी। देखो यहाँ पे स्टेट टू मिडिकेट मतलब कम करना शुरू करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू हुआ था। और यहाँ पे क्या हुआ आपका, क्रिश्चियन क्रिश्चियन स्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, सबसे पहले यहाँ पे आपके चर्च बनने लगे, यहाँ पे आपके कॉन्वेंट स्कूल बनने लगे बाय दिस एक्ट, राइट। अभी आता है 1853, ये देखो लास्ट सीरीज ऑफ द चार्टर एक्ट पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट, इट एम्पावर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू रिटेन इट टेरिटरी एंड द रेवेन्यू इन इंडिया। इट द क्राउन वाज नॉट द स्पेसिफिक पीरियड, लाइक अभी इसमें क्या था, ये स्पेसिफिक पीरियड नहीं था, 20 साल 30 साल ऐसे के लिए नहीं था। सारे चार्टर एक्ट में आप देख रहे हो कि नेक्स्ट 20 ईयर से आपको एक्सटेंड हो जाता था। पर 1853 में क्या पता लग गया था कि सर हमने इंडियन को इतना सप्रेस कर दिया है, कभी तो विद्रोह होगा, कभी तो रिवोल्ट होगा, इसलिए उनने बोला कि हम आपको 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंशन नहीं देंगे। अब धीरे धीरे आप किसी को एक्सटेंशन दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, अभी वो आपके चाहे तो उस पर कब्जा कर सकता है ना, यही ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था। और जो डर था वही हुआ 1857 के रिवोल्ट में, राइट। अभी क्या हुआ, इसमें हमने सेपरेट कर दिया आपके लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को। और फर्स्ट टाइम आपकी आपकी गवर्नर जनरल काउंसिल को फर्स्ट टाइम आपकी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव का अलग मिला। इसमें क्या हुआ, अलग हमने 6 मेंबर हमने ऐड किए ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी कितने हो गए टोटल, 12 होने लगे। इसको हमने क्या बोला, मिनी पार्लियामेंट, मतलब वो क्या कर सकते थे, अब वो अपने पार्लियामेंट में बैठ के उसमें बैठ सकते थे। अब देखो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया हमारा एक मिनी पार्लियामेंट जैसे, राइट। अभी जो हमारे लॉ मेंबर्स थे 4 मेंबर वर फुल मेंबर विद द राइट टू वोट,
जो हमारे लॉ मेंबर थे उनको भी राइट टू वोट मिल गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन शुरू हो गया, राइट। सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन शुरू हो गया, ये कंपटीशन हो रहा है, अब ओपन होगा, राइट। तो ओपन कंपटीशन शुरू हो गया और यहाँ पे मैकॉले कमेटी अपॉइंट कर दी गई, किस लिए? इंडियन सर्विस इन 1854, राइट। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिड्यूस कर दिए गए क्योंकि अब धीरे धीरे इंडियन को भी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव में लाना था। अब यहाँ पे क्या हुआ? लोकल रिप्रेजेंटेशन इन दी सेंटर एंड लेजिस्लेटिव। अभी यही क्या हुआ? यही सारे जो हमारे इंडियन थे यही पार्लियामेंट में जाके क्वेश्चन पूछने लगे, सर आप इस रेवेन्यू का क्या कर रहे हो? तो ब्रिटिश को लगा ये भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर, क्योंकि इंडियन को तो हमने पावर दे दी थी कि सर आओ आप क्वेश्चन पूछो। अब यही क्वेश्चन पूछने लगे क्योंकि इंडियन पढ़ने लिखने लगे थे, वो भी ब्रिटिश जाके वहां से पढ़ के आ रहे थे। आप गांधी जी को देखो, अम्बेडकर जी को देखो, ऑलिवर बेलिस्टर, वो सारे आके क्वेश्चन पूछते थे कि आपने इतने पैसे हमसे टैक्स के बनाए, तो आपने पढ़ा होगा नो रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आप जब तक आपका हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा हम आपको टैक्स नहीं देंगे। फिर आपका यहाँ से 1857 का रिवोल्ट होता है, मैं उसको हिस्ट्री में कवर करूंगा, हम लोग अभी पॉलिटी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसके बाद आ जाता है आपका क्राउन रूल। क्राउन रूल किस लिए आया था? 1857 में आपका रिवोल्ट हुआ, 1857 में आपका रिवोल्ट हुआ, राइट। 1857 में रिवोल्ट हुआ। अब क्वीन ने बोला कि दैट मैं अब टेक ओवर कर लूंगी हमारे इंडिया को, अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहेगी, आई विल रूल द इंडियन, राइट, कि मैं अपनी डायरेक्टली रूल करूंगी। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको क्राउन रूल, राइट। आ जाओ, जब ये क्राउन रूल बोला तो सबसे पहले आया, अब देखो जैसे ही आपका 1857 का रिवोल्ट हुआ इसके बाद आपका क्या आ गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853। अभी इसको हमने क्या बोला? इट वाज द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। सर इसको हमने बोला कि सर ये तो एक्ट बहुत गुड गवर्नेंस का है। क्यों? क्योंकि सर इसमें आप लीगली देखो, द कंपनी वाज एंडेड, द वॉइसरॉ वाज द न्यू डेजिग्नेशन। अभी वॉइसरॉय अपॉइंट किया गया और ऑन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हटाया गया, अब वॉइसरॉय ही रहेंगे, ठीक है। और हमने मतलब एबॉलिश कर दिया क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमने कैंसिल कर दिया। और एंटायर डबल गवर्नमेंट क्या होती थी? क्या आपको पता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा रेवेन्यू देखती थी, उसके ऊपर किंग रहते थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव देखते थे। यहाँ पे बहुत वो राजा को कुछ पैसा देना था और वो चिल जिंदगी काटता था, और इनको क्या पूरा ये दीवानी राइट्स ये सब लेते थे, तो यहाँ पे बहुत करप्शन होता था, इसीलिए लोगों में विद्रोह था। तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। अभी क्या बनाया? एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया, जिसमें क्या है, वो ब्रिटिश कैबिनेट का पार्ट रहेगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताएगा। देखो यहाँ पे जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे उनको असिस्ट करेगी 15 मेंबर की काउंसिल, जो एक एडवाइजरी बोर्ड होगी, किसको करेगी, और उसके चेयरमैन होंगे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और इनका फोकस था इंप्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। ये तो बस एक, वो बोलते हैं ना, एक होल के ऊपर एक पेपर डाल देना, बस एक नॉर्मल सा, ताकि इतना विद्रोह हुआ है फिर से विद्रोह ना हो जाए, रिवोल्ट फिर से ना हो जाए, इसलिए बड़े से गड्ढे के ऊपर इनने एक पेपर डाल दिया। समझा रहे हैं कि भाई अब देखो हमने गुड गवर्नेंस के लिए लेके आए हैं। अब इस जो हमारी क्वीन थी वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगी इंडियन को, कि सर अब हम इंडियन को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये हमारा गुड गवर्नेंस के लिए एक्ट है। अभी क्या हुआ? अभी नेक्स्ट आया आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1961, जिसमें बोला कि सर जो आपकी बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता होंगी, उसमें क्या होगा? द वॉइस रॉय वो नॉमिनेटेड इंडियंस टू एक्सटेंड द लेजिस्लेटिव। अब बोलने लगे सर इनको हमने रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, एक लॉलीपॉप तो देना पड़ेगा, अगर लॉलीपॉप नहीं देंगे तो ये बोलेंगे कि सर हमें तो फिर से ऐसे कर रहे हो, हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो जितनी भी ये बॉम्बे, मद्रास की जो पावर इनने ली थी, लेजिस्लेटिव पावर, मैंने बताया था ना कि लेजिस्लेटिव पावर ले ली थी, तो उसको दोबारा रिस्टोर कर दिया गया। अभी ये देखो यही क्वेश्चन है आपका कि कौन से एक्ट से ली गई थी, कौन से एक्ट से वापस कर दी गई। तो आप मेरे को बताओगे कौन से एक्ट से इनने ये लिया था। And it makes the provision for formation of the legislative council of the upper house, lower house। मतलब अब अपर हाउस एंड लोअर हाउस कई कई स्टेट में बनाने लगे, जैसे पंजाब प्रोविंसेस में, नॉर्थ ईस्टर्न, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, एंड उनको मोर पावर दे दी। अभी यहाँ पे क्या बनाया? अभी देखो वॉइस रॉय को इमरजेंसी ऑर्डिनेंस पावर लाना ओके कर दिया, कि सर आप ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हो। ऑर्डिनेंस कब होता है? जब आपके पास कोई कानून नहीं होता, आपको जल्दीबाजी में कोई कानून लाना पड़ता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, ऑर्डिनेंस वैलिड फॉर
6 मंथ, राइट है। हमने यहाँ से पोर्टफोलियो सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ था, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय द लॉर्ड कैनिंग इन 1859। चलो एक बार हम बता देता हूँ मैं पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है। इट इज द वॉइस रॉ मेड द चेंजेस ऑफ मोर डिपार्टमेंट। अभी डिपार्टमेंटल मतलब सबका अलग अलग काम होगा। कोई स्कूल, कोई एजुकेशन में काम कर रहा है, कोई कोई क्या कहते हैं सैनिटेशन में काम कर रहा है, कोई होम मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, कोई सिक्योरिटी देख रहा है। इससे क्या हो जाएगा, अगर मैं होम सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं तो उनका पर्टिकुलर मिनिस्टर है, मैं उनको ब्लेम करूंगा कि सर आप क्या कर रहे हो। इसका मतलब जिसके होगा, और इनका अलग है तो इनको इंडिपेंडेंटली कैन मेक द डिसीजन इशू रिगार्डिंग द बिहाफ ऑफ द काउंसिल। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो किस लिए लेके आया था। देखो अब डिपार्टमेंट सारे अलग अलग होने लगे। नेक्स्ट आया आपका 1892 का 1892 एक्ट। इसमें क्या बनाया, इसमें इट वाज दी नॉन ऑफिशियल मेंबर वर इंक्रीज इन द लेजिस्लेटिव व्हिच मेक्स दी डिस्कस द बजट। अभी क्या लगा, इनके फंक्शन आपने इंक्रीज कर दिए। ये क्या कर सकते हैं, अब ये डिस्कशन ऑफ बजट, ये भी आपका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर की। फर्स्ट टाइम इंडियन ने सबसे पहले डिस्कशन कहां से शुरू की थी, कौन से एक्ट उनको पावर मिली थी कि वो डिस्कशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर कुछ डाले एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल। मतलब आप सेंट्रल में कुछ रिप्रेजेंटेशन रहेंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, आपका प्रोविंशियल में भी, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटीज हुई, ट्रेड एसोसिएशन हुए, जमींदार हुए, चेंबर्स हुए, ये सारे आपके उसमें आपके रिप्रेजेंटेशन रहेंगे। आपको वोट करने के लिए ताकत तो दी, बट दे वर नोट आपके इलेक्शन डायरेक्ट कहीं पे मेंशन नहीं थे, बट इट वाज द लिमिटेड इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। मतलब सिर्फ आपके जो जमींदार एसोसिएशन है वही सिर्फ आपका जमींदार के मेंबर को चूज करेगा। तो इससे क्या है, आपको इलेक्शन तो मिल रहा है पर आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट कम्स द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो। मॉर्ले ये है, मिंटो ये है। इससे क्या है, इन दोनों ने मिलकर ये रिफॉर्म प्रपोज किए थे। इट वाज क्या था, सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उनको एनलार्ज किया गया। 60 से आपके 16 से 60 बना दिए गए। अभी इनने क्या किया, इनने नॉन ऑफिशियल मेंबर को भी बोला कि आप भी आ सकते हो, कुछ पावर दे दी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, आप कर सकते हो। अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। पहले क्या होता था, आपने एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये आपने यहाँ पे इतना खर्चा क्यों किया है, उसने बोल दिया मेरी मर्जी, पर मेरी मर्जी मेरे को अच्छा लग रहा था मैंने खर्चा किया। आप सप्लीमेंट्री पहले क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, अभी आप क्या पूछ सकते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्योंकि आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने पैसा खर्च किया, यहाँ पे लोग मर रहे थे खाने के बिना, आप यहाँ पे भी तो पैसा खर्च कर सकते थे, यहाँ पे क्यों किया। अब सप्लीमेंट्री आपसे क्वेश्चन पूछने लगे। इसके बाद वोटिंग और सेपरेट आइटम, बजट वॉट अलाउ। अभी वोटिंग आपको अलाउ कर दी, बजट वॉज अ होल, पर पूरे बजट में आप अभी भी वोट नहीं कर सकते हो। अभी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉर्लेमेंटो का, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन ए सेपरेट इलेक्शन फॉर द मुस्लिम इंट्रोड्यूस, कि इसमें क्या बोला कि ओनली मुस्लिम विल वोट द मुस्लिम कैंडिडेट। मतलब जो मुस्लिम होंगे वही मुस्लिम कैंडिडेट को वोट करेंगे। सबसे देखो मॉर्ले मिंटो बिकेम द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। आपसे कितनी बार प्रीवियस ईयर एफ कैट एनडीए सब में पूछा गया है कि who was the father of the who is the father of communal electorate. It was the Lord Minto. It first time allowed the viceroy of the first time। मतलब आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंडियन वन अलाउ, सबसे पहले इंडियन को अलाउ किया गया आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फॉर द फर्स्ट टाइम। और सबसे हमारे फर्स्ट टाइम कौन बने थे, हमारे सत्येंद्र प्रसाद। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was appointed as a law member in the viceroy executive council। अभी यहाँ पे क्या कर दिया गया, देखो अभी यहाँ पे सत्येंद्र प्रसाद को इंडियन थे उनको अलाउ कर दिया गया। यहाँ पे क्या डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउ, पर अभी हमने रिसेंटली देखा द डॉग वाज आल्सो अलाउ, द इंडियन वर आल्सो अलाउ, राइट। तो नेवर अंडर एस्टिमेट द इंडियंस, राइट। देखो चलो अभी क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा। इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस द रिप्रेजेंटेटिव एंड द पॉपुलर एलिमेंट। अभी क्या हुआ है, हमने फर्स्ट टाइम इनमें इंडियन को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। अभी नेक्स्ट एक्ट आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। इसमें आता है चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसमें चैम्सफोर्ड ये दोनों थे, इन दोनों ने ये एक्ट लेके आए थे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, एलिमेंट ऑफ डाइक्री डार्करी। इसमें कब मतलब डुअल रूल, मैंने बताया ना उस टाइम डुअल रूल कैंसिल कर दिया गया था। अभी इसमें फर्स्ट टाइम आपका डुअल रूल भी आया कि दो लोग रूल करेंगे, एक ऊपर में रूल, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके नीचे एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी।
इसमें क्या करेंगे, इट वाज द पॉपुलर मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल, इसमें कुछ रिजर्व सब्जेक्ट बनाए एंड कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट बनाए गए, राइट। तो ये दो सब्जेक्ट आपको ट्रांसफर किए गए। द फर्स्ट टाइम द इंडियन लेजिस्लेटिव रिप्लेसेस द अपर एंड द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाई कैमरल, हमने ये शुरुआत की। आपको यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि सर सबसे पहले बाई कैमरल कहाँ से, कौन से एक्ट से हमने दिया था। इट वाज द 1919 लोग 1909 पे टिक करके 1909 पे टिक करके आ जाते हैं, कंफ्यूजन में, वो गलत है। तो बाई कैमरल हमने सबसे पहले 1909 में दिया था। तो 6 मेंबर और इंडियन, इसमें 6 मेंबर आपके वॉइसरॉय काउंसिल में इंडियन आपको किए गए थे। अभी देखो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब उनने मॉर्ले मिंटो वाले एक्ट में से ब्रिटिश को ही बोला था कि आपको ब्रिटिश से जो मुस्लिम्स होंगे उसको मुस्लिमी इलेक्शन करेंगे, बट अभी यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे उनको इंक्रीज कर दिया गया, सिख को दे दी गया, इंडियन क्रिश्चियन को दे दिया गया। इसका मतलब क्या है, उनने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया ही है। ये आपके सेंटेंस में आपको क्वेश्चन आया था कि ये ए बी सी वाले आते हैं ना, उसमें एक बी वाला था ये आंसर। अभी इसमें क्या क्या, कुछ लोगों को राइट टू वोट तो दे दिया गया, कुछ इसमें बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन, इन तीनों के बेस पे उनको टैक्स को दिया गया। अब प्रोविंशियल बजट सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम द सेंटर एंड प्रोविंशियल, मतलब दोनों के बजट अलग अलग होंगे। एंड सेटिंग अप ऑफ कमीशन, हमारे 10 साल के बाद इन सारे 1909 का जो मॉडल है, ये आपका चेम्स फॉर रिफॉर्म था, इसको चेक करने के लिए कौन सा आएगा, साइमन कमीशन आएगा। सर साइमन साइमन गो बैक 10 साल के बाद आना था, पर कब आ गया, 1927। देखो 2 साल पहले 1979 था, इसको असली में 1929 में आना चाहिए था, पर कब आ गया, इट केम इन दी 27। क्यों सर, ऑलरेडी 19 वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुका था, ब्रिटिश हार रहा था। तो इसमें क्या था कि चलो अब जल्दी से हमें ब्रिटिश इंडिया का सपोर्ट, हमें इंडियन का सपोर्ट चाहिए, और इंडियन ऑलरेडी 1857 का रिवोल्ट करके बैठे हुए हैं, उनको स्पेसिफाई करना है। अभी तो इनने बोला कि हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं, साइमन कमीशन ला रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने का, राइट। तो नेक्स्ट आया हमारा 1835 का एक्ट। इसमें क्या बोला गया कि हम सबसे पहले ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। गांधी जी ने बोला अगर आपको आजाद होना है तो सबसे पहले आप एक साथ आओ। अगर एक साथ आने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारे प्रिंसिपल स्टेट थे उनको अपनी सॉवरेनिटी गिव अप करनी पड़ेगी। पर उनने क्या किया, उनने ये नहीं दिया कि वो फेडरेशन ज्वाइन नहीं करेंगे, एंड डायरकी यहाँ पे सेंट्रल में कैंसिल कर दी गई, बट प्रोविंशियल लेवल में इंट्रोड्यूस ही गई। ये क्वेश्चन आपको आता है कि सर डायक्री जो थी वो सेंट्रल में तो कैंसिल कर दी गई, बट प्रोविंशियल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसमें आता है फेडरल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड द ट्रांसफरेबल, राइट। एंड द नेक्स्ट, प्रोविंशियल वर अलाउड टू एक्ट इंडिपेंडेंट यूनिट एज द एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब अभी रिसेंटली हम देखते हैं ना कि जो भी स्टेट है वो अपने आप कानूनन कोई भी एक्ट बना सकता है, वैसे ही उनने बोला कि इस बार हम पूरे प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी देते हैं कि दे कैन डिसाइड देयर ओन लॉ। अभी इसमें क्या किया, बाई कैमरल लॉ बना दी, बाई कैमरल जिसमें अपर हाउस एंड लोअर हाउस रहेंगे, राइट। कौन कौन, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार एंड असम में। एंड सेपरेट इलेक्टोरेट वर इंट्रोड्यूस फॉर द डिप्रेस क्लासेस। इसमें पूना पैक्ट में साइन हुआ था बिटवीन दी, पूना पैक्ट बिटवीन साइन वाज बिटवीन दी महात्मा गांधी एंड दी अम्बेडकर, बट लेट मी टेल यू गांधी जी ने उस पर साइन नहीं किया था। इन दोनों के बीच में समझौता तो हुआ था, पर गांधी जी ने साइन नहीं किया था। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें डिप्रेस वुमेन को दे दिया गया, आपको वुमेन्स को देखा गया। देखो पहले मुस्लिम से शुरू हुआ, फिर सिख को दिया गया, क्रिश्चियन को दिया गया, फिर आया डिप्रेस क्लासेस को, वुमेन्स को। ये क्या कर रहे हैं, ये डिवाइड एंड रूल, इसीलिए तो बोलते हैं सर ये डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो आपका सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को एडवाइजर कर दिया गया। किसको एडवाइज करेगा, काउंसिल ऑफ इंडिया को हमने एबॉलिश कर दिया गया। अब एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज मतलब वोट करने का अधिकार दे दिया गया, पर वोट करने का अधिकार कितने को मिला था, ओनली 10% लोगों को अधिकार मिला था। एंड यहाँ पे क्या स्पेशल आपने क्या, आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी स्टैब्लिश किया। आपने फेडरल कोर्ट क्या था, पहले सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिशमेंट किया गया। और इट वाज द स्टेप फॉर द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने के लिए आपको एक बार बोला गया कि अभी हमारा मेन है कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे। नेक्स्ट स्टेप का आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक्ट दैट इज 1847। 1847 क्या है, रिस्पॉन्सिबल माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान ये लेके आए थे कि इससे हम लोग
पार्टीशन ऑफ इंडिया करेंगे, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट रहेंगे, जिसमें इंडिया एंड पाकिस्तान। जो गवर्नर जनरल वाज अपॉइंटेड फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान बाय द किंग ऑफ ब्रिटेन एंड द ऑफिशियल मेंबर, और जो आपकी वॉइस रॉय है वो खत्म हो जाएंगे आजादी के बाद। एंड इसके बाद जो दोनों कंट्री है वो डोमिनियन हो जाएंगे, मतलब जो उनका हेड होगा वो ब्रिटिश होगा। बट इट वाज द कंसर्न डोमिनियन वर empowered to frame and enact their constitution, मतलब दोनों को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आप चाहो तो अपना कानून खुद बनाओगे, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल, इनको नॉमिनल हेड बनाया गया। एंड जो आपका एम्परर ऑफ इंडिया है उसको ड्रॉप कर दिया गया। अभी गवर्नर जनरल था, उसको कोई भी रिजर्व बिल कर सकता है, किसी पे वीटो कर सकता है। एंड इट वाज टेकन फ्रॉम दी मोनार्क। पहले क्या होता था, आपका ब्रिटिश मोनार्की कोई भी वीटो कर सकता था, बट उनके नीचे जो हमारे इंडिया में थे, कौन, जो हमारे वॉइस रॉय थे, वो अब इसके पास पावर आ गई, सेम हमारे प्रेसिडेंट की तरह। ये हमारी काउंसिल आपकी वो है। अभी यहाँ पे क्या किया गया, जो हमारी ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी थी उसको कैंसिल कर दिया गया और उसकी पावर हमारी पीपल के पास दे दी गई। और जो आपकी ब्रिटिश पारामाउंसी थी, जो ब्रिटिश जो हमारे प्रिंसेस स्टेट थे, उसका वो खत्म हो गया। हमको दो ही ऑप्शन दिया, वेर यू ज्वाइन द इंडिया और द पाकिस्तान, तो काफी सारे ने इंडिया ज्वाइन कर लिया गया। अब यहाँ पे जो आपकी प्रिंसली स्टेट थे उनका रोल पूरा खत्म हो गया। एंड द ब्रिटिश रूल केम इनटू एंड बाय द एक्ट ऑफ 1847, और एंड ऑफ द डे हम लोग जीत गए। चलो, here I say you thank you. We'll meet in the next video. Thank you and Jai Hind. All the best for your exam.